डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन में। विद्यार्थियों, ये कक्षा 10 का हिंदी का पेपर है जो अभी भी हुआ है, ठीक है ना। ये जो भी पढ़ाया गया है सारे एग्जाम में आए हुए हैं। आप जा कर के मेरे पढ़ाए हुए जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं आप उसमें देख सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए, जो पेपर देख कर आए विद्यार्थी कैसे उनका पेपर गया है वो इसको फटाफट मिला लें कि जो कुछ आप करके आए हो वो सही भी है या नहीं, ठीक है ना। पेपर तो आप दे चुके हो जैसे भी हो, लेकिन अगला पेपर आपका अच्छा जाए इसलिए आप क्या करो, फटाफट क्या है, आप जो है इसको मिला लो, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप चेक कर लीजिए आप जो है कितने क्या कैसे किए हैं। देखो यह क्या है, पेपर है 2026 का, अभी का है, ठीक है ना। तो चलिए देर नहीं करते हैं क्योंकि समय क्या है बहुत ही मूल्यवान है। और ये समय ऐसा चल रहा है कि एक भी मिनट आपको व्यर्थ नहीं बिताना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो पहला प्रश्न पूछता है कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। मेरी आत्मकहानी के लेखक कौन है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। मेरी आत्मकहानी जो है डॉक्टर श्याम सुंदर द्वारा रचित, ठीक है ना। ये अपने ऊपर ये लिखे हुए हैं, ठीक है ना। चलिए, अब एकांकी विधा यानी कि इन चारों में से कौन सा एकांकी है, ठीक है ना। रेशमी टाई, अतीत के चलचित्र, कफन, देखो ये सारी जो कहानियाँ वगैरह हैं, ठीक है ना। तो विधा कौन सा, एकांकी कौन सा लग रहा है? ये रेशमी टाई क्या है, यह क्या है, एक एकांकी है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता के रचनाकार कौन है ना। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता के जो रचनाकार हैं वो हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता के क्या हैं, वो लेखककार हैं। अब देखिए प्रश्न उत्तर नंबर 5, देखिए मिलान करना, ध्यान सुनिए, बहुत बढ़िया मिलान करने दिया है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है बस। जैसे हमको क्या जानना, लिखा है चिंतामणि। चिंतामणि किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल, बहुत अच्छा। तो पहले एक हमारा किस में जाएगा? तीसरा में। अब हम ये देखेंगे तीन इसमें से कौन कौन सा सही है। इसमें तीन नहीं है, पहले का नहीं, यानी कि बी में और डी में, बी और डी में पहले का तीसरा सही, या तो हमारा बी सही होगा या तो हमारा डी सही होगा। क्या, क्योंकि दोनों में तीन तीन मिल रहा है ना। अब चलते हैं बी नंबर पर। बापू के कदमों में, देखो बापू के कदमों में लिखने वाले कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखेंगे दूसरे का चौथा किस में लिखा है, इसमें नहीं है, ठीक, इसमें है। अर्थात अब हम तुरंत समझ गए कि पांचों एक हमारा कौन सही होगा? डी नंबर सही होगा, क्योंकि चिंतामणि, रामचंद्र शुक्ल, बापू के कदमों में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। बिखरे पन्ने हमको पता है पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी हो गए। और विज्ञान की विभूतियाँ कौन लिखे? जयप्रकाश भारती। तो इस प्रकार से जो जो बच्चे पांचों का डी नंबर सही किए उनका सही है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। यशोधरा जो काव्य है ना उसके रचनाकार कौन है? केदारनाथ सिंह है, मैथिली शरण गुप्त है, रामनेश त्रिपाठी हैं, या सुमित्रा नंदन पंत है ना। देखो जो जो यशोधरा है ना, यशोधरा को लिखने वाले कौन है? मैथिली शरण गुप्त है, ठीक है ना। चलिए, सूरदास की रचना कौन सी है? साहित्य लहरी, पहले मिल गया भाई, साहित्य लहरी, ठीक है ना। सूरसारा वाली, ये सभी क्या है? सूरदास जी की रचना है। अब आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पर। रीत काल में दोहा में, है ना, गागर में सागर को कौन भरता था, है ना। कौन कवि थे जो गागर सागर भरते थे? केशवदास, पद्माकर, बिहारी लाल, महाकवि भूषण, है ना। जो विद्यार्थी जीवन पर अच्छे से याद किए होंगे बिहारी लाल जी का, उनको तो मालूम चल गया होगा कि बिहारी लाल जैसे कवि हैं जो गागर में सागर भर देते हैं। अर्थात वो जो है बहुत ही कम पैराग्राफ में, बहुत ही कम लाइन में वो बहुत सारी बातें कह देते थे, ठीक है ना। तो गागर में सागर भरने का मतलब यही होता है। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की इनमें से चारों में से कौन सी विशेषता है? युद्धों का सजीव वर्ण, ये तो वीरगाथा काल में होता है। आत्मप्रेरक रचना ये नहीं है, ये बी नंबर से होगा, ठीक है ना। राष्ट्रीयता की भावना का विकास, ठीक है। चलिए अब देखो, नई कविता का हमें क्या बताया था आपको, सन एक याद कर जाना, एग्जाम जरूर पूछेगा, है ना। नई कविता का आरंभ सन कब माना जाता है? सन 1951 में माना जाता है, ठीक है ना। चलिए, दीन देख सुदामा के दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देखो उसमें क्या है, इसमें देखो बहुत करुण बात है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा करुण रस हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज तुराचा, यानी कि जो रेखांकित किया गया, रेखांकित में क्या किया गया? पद सरोज। पद सरोज मतलब क्या होगा कि उनके
कमल रूपी चरण। अब देखो इसमें के रूपी शब्द आ गया ना, जहाँ के रूपी शब्द आ जाएगा मैं तुरंत समझ जाऊंगा वहाँ पर रूपक अलंकार है, अर्थात 12 नंबर का हमारा डी नंबर से हो जाएगा। ठीक है नहीं, क्योंकि पद सरोज लिखा है तन मन वचन मोर पनु साचा। ठीक है, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अब रेखांकी पद क्या है, इसमें पद सरोज है ना, अर्थात उसके कमल रूपी चरण। ठीक है ना, या चरण रूपी कमल। तो कहने का मतलब देखो इसमें के रूपी शब्द आ रहा है, तुम तुरंत समझ जाएंगे, इसमें हमारा डी सही हो जाएगा। बहुत अच्छा। अर्धसमात्रिक छंद कौन सा है, चौपाई नहीं है, सम है। रोला सम है, सोरठा अर्धसमात्रिक छंद है। जो याद किया होगा दोहा और सोरठा परिभाषा हो तो उसको लिख लेगा कि दोहा सोरठा अर्धसमात्रिक छंद है। ठीक है ना, चलिए अब चलते हैं 14 नंबर पर। प्रश्न क्या पूछा, उपग्रह में उपसर्ग क्या लगा है, तो कुछ लोग छोटा ऊ लगाए हैं, वो गलत है। ठीक है ना, छोटा ऊ से उपसर्ग बनेगा ही नहीं, तो इसमें कौन सही हो जाएगा हमारा, ये सी नंबर से हो जाएगा। उपसर्ग में उप उपसर्ग है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा इसमें से जो है बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। चौराहा बिल्कुल नहीं, नीलगाय बिल्कुल नहीं, प्रतिदिन बिल्कुल नहीं, चंद्रशेखर होगा, क्योंकि चंद्रशेखर किसे कहा जाता है, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, अर्थात कौन, शिव जी। मैंने क्या बताया कि बहुब्रीहि समास को समझने का सबसे अच्छा तरीका है यह किसी न किसी ईश्वर का नाम होता है, या समय से समझ लीजिए। ठीक है ना, चलिए अर्थात 15 के मार्क्स से हो जाएगा कौन सा, चंद्रशेखर। आकाश का पर्यायवाची गगन, ये तो बिल्कुल अच्छा एक वाले कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए युष्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप क्या बनेगा, क्या क्या दिया भाई हमें पढ़ लें, त्वम युवाभ्यम यूयम तव, तो क्या हो जाएगा इसमें, यूयम हो जाएगा। बहुत अच्छा। अरे वाह, तुरंत देखो इसमें विस्मय बहुवचन चिन्ह लगा है ना, तो इसमें हमारा तुरंत सही क्या से हो जाएगा, बी नंबर हमारा इसमें सही हो जाएगा। आगे पढ़ने जो है ही नहीं। अरे वाह, कितना मोहक दृश्य है ना। तो ये क्या है इसमें से, देखो साधारण वाक्य नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है, ये चिन्ह अगर जहाँ पे लगा है तुरंत समझ जाओ क्या है, वो विस्मय बहुवचन चिन्ह है। ठीक है ना, चलिए मंजरी मधुर गीत गाती है। देखो जो मंजरी है ना, वो कौन सी गीत, देखो इसमें कर्ता दिए है ना, तो इस हमारा सही क्या हो जाएगा, इसमें हमारा कर्तृवाच सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो 19 का हमारा कौन सा सही हो जाएगा, पहला नंबर से हो जाएगा कर्तृवाच। ठीक है नहीं, बहुत अच्छा। संख्यावाचक जो विशेषण होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं वो होते हैं हमारे 3 प्रकार के। बहुत अच्छा, गुड। अब आप बताओ कमेंट करके कि किसका कितना सही हुआ है। ठीक है नहीं, ये आप जरूर बताओ कमेंट में कि किसका कितना सही हुआ। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ 20 में से किसका कितना सही है जल्दी बता दो। ठीक है ना, अगले प्रश्न में चलते हैं। खंडवा पर देखो, दूर के ढोल सुहाने होते, मैं तो समझ गया भाई, दूर के ढोल सुहाने होते, इसको कौन लिखा है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी लिखे हैं। पाठ का क्या नाम है, क्या लिखूं। ठीक है ना, चलिए ये तो मैं समझ आपको बता ही दिया। ठीक है ना, प्रस्तुत गद्यांश पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा रचित क्या लिखूं पाठ से अवतरित है। दूर के ढोल सुहाने होते हैं, है ना, इसका कहने का मतलब, कवि का क्या मतलब होता है ना, कवि का कहने का मतलब होता है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। इससे यह मतलब होता है कि पास, क्योंकि ढोल की जो कर्कशता होती है ना, वो उसी पास में ही समझ में आता है। बाकी जो दूर से सुनने वाले ढोल की जो आवाज़ है वो बड़े ही सुहावना, बड़े ही मधुर सुनाई पड़ती है। लेकिन जो ढोल की जो कर्कशता है ना, वो वहीं पास में जहाँ बजता है वहीं सुनाई देता है। बाकी जो दूर आवाज़ जहाँ जाती है ना, वहाँ पर ढोल मधुर उसकी ध्वनि सुनाई पड़ती है। अर्थात कहने का मतलब यह होता है कि जो पास में आपके आसपास रहने वाले व्यक्ति, समाज जो आपके बारे में बता देंगे, वो दूसरे स्थान के लोग आपके बारे में उतना नहीं बता सकते। ठीक है ना, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, आप इसको पढ़ लीजिए, व्याख्या खुद कर सकते हो। चलिए, मगर ऐसा आज तक न हुआ है, न आगे होगा। दूसरों को गिराने की कोशिश, अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर सकता। देखो इसमें निंदा, यानी कि हमारा किस पास चला गया जानते हो, ईर्षा तूने गई मेरे मन से, ईर्षा तूने गई मेरे मन से। ठीक है ना, ये इस पाठ लिया गया भाई। ठीक है ना, ईर्षा तूने गई मेरे मन से, इसको कौन लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं। ठीक है ना, चलिए अब इसने क्या प्रश्न पूछा है भाई, लेखक के अनुसार मनुष्य अपनी उन्नति किस प्रकार कर सकता है। मनुष्य अपनी उन्नति किस प्रकार कर सकता है, मनुष्य जो है भाई अपनी उन्नति इस प्रकार से कर सकता है कि जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए और अपने गुणों का विकास करे, तभी उसका विकास होगा। ठीक है ना, रेखांकित अंश से क्या उसको पढ़ लेना, क्या है कि दूसरों की गिराने की कोशिश जो व्यक्ति करता है वो आगे नहीं बढ़ पाता। एक बात और, संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन के कारण उसके भीतर का सद्गुणों का ह्रास होता है। देखो कभी कहने का मतलब यह है कि जो दूसरों को गिराने की कोशिश करता है वह व्यक्ति, ठीक है ना, लेकिन वह उसको गिरा नहीं पाता, बल्कि जो निंदा करता है उसी की समाज में ज़्यादा उसका ह्रास होता है। ठीक है ना, ये सभी आप इसको लिख सकते हो। चलिए ये देखो,
मैंने कहा था ना, कल ही मैं बताया था कि आप जो सूरदास वाला पाठ आप पढ़ करके आप जाओगे तो एग्जाम में क्या है, वो 100% आपसे पूछेगा। देखो दिया है ना, संदेशो देवकी सो कहियो, है ना। चलिए, सूरदास द्वारा रचित पद नामक पाठ लिया गया है ना। और क्या कर रहे हैं इसमें, जो है कौन किससे कहता है, जल्दी बताओ। इसमें जो है यशोदा माँ पथिक से कहती हैं, देवकी के लिए संदेश भिजवाती हैं। कहती हैं कि हे पथिक, तुम मेरा संदेश जाकर के देवकी से कह दो। क्या कह दो, है ना, ये कि यद्यपि तुम्हारा ही पुत्र है, यद्यपि तुम इनके ऊपर दया करती होगी, तुम इनको जरूर माया करोगी, ठीक है ना। और वह तुम्हारा पुत्र है तो जरूर तुम उनके बारे में जानती होगी, लेकिन फिर भी मुझे जो कुछ समझ में आता है मैं वो आपसे कह देती हूँ। और क्या कहती हूँ कि प्रातः होते ही मेरे पुत्र श्री कृष्ण को माखन रोटी बहुत पसंद होता है, ठीक है ना। और अर्थात मैं प्रातः काल होते हुए मैं अपने पुत्र को माखन रोटी खिला देती हूँ। उसके बाद गर्म तेल ने लिखा, तेल उबटन अरुतातो जल, अर्थात गर्म जल तेल को देख करके वह बाहर भाग जाता था, है ना। तब वह जो जो मांगता था सो सो मैं उन्हें देती थी, ऐसे धीमे धीमे करके मना करके मैं उन्हें नहला देती थी, है ना। सूरदास जी कहते हैं कि हे पथिक, सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा माँ उनसे कहती पथिक से कि हे पथिक, मेरे मन में दिन रात यही चिंता रहती है कि कहीं मेरा पुत्र मांगने में आपसे कुछ संकोच तो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये इसके अर्थ हुए। बाकी सब हो गए। ये क्या बता रहे हैं कि भाई दिए गए पद या रस कौन सा, भाई श्रृंगार रस होगा, है ना। बहुत अच्छा। क्रम क्रम करके नहाते कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। क्यों, देखो इसमें का वर्ड की आवृत्ति क्या है, बार बार हुई है, ठीक है ना, 4 बार हुआ है, ठीक। बहुत अच्छा। अब इसमें देखो यमक अलंकार इसमें नहीं होगा। अब क्रम क्रम मतलब कि दो शब्द हैं, दोनों का अर्थ एक ही होगा ना, क्रम से लगातार, है ना, धीरे धीरे। इस प्रकार से यहाँ यमक नहीं होगा, यहाँ पर होगा क्या, सिर्फ अनुप्रास अलंकार कि वर्ण की आवृत्ति व्यंजन की आवृत्ति क्या बार बार हुए, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले पे। देखो चींटी पास लिया गया भाई, ठीक है ना। चींटी देख के समझ जाओगे चींटी पास लिया गया है। तो चींटी किसने लिखा है भाई, सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखा है ना। क्या लिखे, क्या तूने चींटी को देखा है ना, उसके छोटे से उसको जी को देखा है ना। वो भूरे बालों की कतरन के समान छोटा सा रहता है, लेकिन उसका छोटापन किसी से नहीं छिपता। चींटी को सबने देखा है ना। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय होकर के बिना डरे हुए वह क्या करती है, विचरण करती है, घूमती रहती है, और अपने श्रम में वह बिल्कुल लीन रहती है ना। वह क्या है, वह अपने जीवन की कभी न समाप्त होने वाली वह एक चिंगारी के समान है। वह छोटा सा जो देह है, जो शरीर है चींटी की, वह एक तिल के समान है। और वह जो चींटी है वह दिन भर मीलों चलती रहती है और कभी थकती नहीं है, और अपने प्राणों को झिमलाते हुए, है ना, हंसते मुस्कुराते हुए वह अपने पंक्तियों में वो आगे की ओर बढ़ते हुए चली जाती है। और कभी वो अपने अथक कार्य से कभी वो पीछे नहीं हटती, अर्थात कभी वो अपने अथक कार्य से, मेहनत से वो कभी पीछे नहीं हटती, ठीक है ना। तो चींटी के माध्यम से मनुष्य को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं भाई कवि, तो ये कहना चाहता है ना कि हम सबको चींटी की तरह निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत से कभी हम सबको पीछे नहीं जाना चाहिए, समझ लीजिए आप। चलिए अगला देखो, जो संस्कृत का आया है। देखो जो संस्कृत का आया हुआ है वह किस पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। एकदा बहुआ, हम भाई तुम समझ गए एकदा बहु मतलब क्या है। देखो दिया है ना, रेल दिया है, अर्थात यह रेलगाड़ी है ना। चलो, तो यानी कि ये किस पाठ लिया जाएगा, यह लिया जाएगा प्रबुद्धो ग्रामीण से, है ना। बुद्धिमान ग्रामीण पाठ से क्या है, यह लिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसका भी संदर्भ आपको लिखना होता है, मैंने बता दिया है। अब क्या भाई संस्कृत क्या लिखा है उसका अर्थ देख लो। एकदा बहुआ, एक बार बहुत से लोग धूमयानव रेलगाड़ी में आरूढ़ मतलब चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे, ठीक है ना। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। तेसु केचित ग्रामीण, उनमें से कुछ ग्रामीण थे और कुछ नगरवासी थे, ठीक है ना, नागरिक थे। उसके बाद क्या लिखा है, मौनम में स्थित शांत वातावरण में एक नागरिक ने ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा कि ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं, ठीक है ना। न तेसाम विकास, न तो उनका विकास ही हुआ है और न ही भविष्य उनका विकास हो। कितना सरल दिया है, समझ लीजिए आप, कि मैं बिना संस्कृत पढ़े मैं आपको और बताते हुए चल रहा हूँ। बहुत अच्छा। अब अगला देखो, मानव जीवन से मैं समझ गया भाई ये किस पाठ से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया जल्दी बताओ। भारतीय संस्कृत पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। जो इसका अर्थ देखते हैं क्या है, मानव जीवन से संस्करण संस्कृति, है ना। मानव जीवन का संस्कार करना ही संस्कृति कहलाता है, ठीक है ना। या मानव जीवन का संस्कार करना ही संस्कृति है, ठीक है ना। अस्माकं पूर्वज, हमारे पूर्वज मानव जीवन के संस्कार के लिए महान प्रयत्न किए थे, ठीक है ना।
ते अस्माकं जीवनस्य, वे हमारे जीवन को, वे हमारे जीवन के संस्कार के लिए जिन आचारों और विचारों को बताया था वह सभी हमारी संस्कृति कहलाती है। विश्व स्रष्टा, विश्व के रचयिता, ठीक है ना, विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है, लिखा है ना, विश्व स्रष्टा ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम, ठीक है, विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है, यह भारतीय संस्कृति का मूल है। बहुत अच्छा। अब देखो श्लोक भी दिया है, श्लोक क्या दिया भाई, रात्रि गमेष्यति भविष्य सुप्रभातम, हम तो समझिए किस पाठ से यह लिया गया है, ठीक है ना। तो चलिए बताओ आप लोग कि किस पाठ से यह लिया गया है। यह लिया गया अनियोक्ति विलासा पाठ से, है ना। तो इसमें क्या एक भौरा क्या है, वह सोच रहा है, ठीक है, कमल के कली के अंदर वह बंद है, वह क्या सोच रहा है कि रात्रि गमेष्यति, रात बीत जाएगी, भविष्य सुप्रभातम, प्रातःकालीन सवेरा होगा, ठीक है ना, रात्रि बीत जाएगी, सुंदर प्रातः काल होगा, भावास्वानुदेश्यति, अर्थात सूर्य उदय होंगे, सूर्य निकलेगा, हसिष्यति पंकजाली, कमल खिलेगा, ठीक है ना। वो इतना सोचा था। इत्थम विचित्यंति कोशगते दुरीपे, क्या बोलते हैं वो, कमल के कली में बंद हुआ, वह जो है ये सब बातें सोच ही रहा था कि अकस्मात नलिनी उस कमलिनी को, है ना, गज उज्जहारा जो हाथी है उसे खा लेता है, ठीक है ना। फिर समझिए कि कमल की कली में बंद एक भौरा सोचता है कि रात बीत जाएगी, सुंदर प्रातः काल होगा, सूर्य निकलेगा, कमल खिलेगा। इस प्रकार वह सोच ही रहा था कि अचानक उसी समय एक हाथी ने कमल को ही उखाड़ डाला, उज्जहा माने उखाड़ डाला। अब अगला देखो, अगला क्या है भाई, बंधन मरण वापि जय वा पराजय, अर्थात बंधन हो या मृत्यु हो, जय हो या पराजय हो, है ना, उभय समो वीर, जो वीर पुरुष है वह दोनों में समान रहता है, और उसकी यही वीर भावना ही उसको वीरता कहलाती है, यही वीर भावना उसकी क्या है, वीरता कहलाती है, ठीक है ना। एक बार फिर देख लो, बंधन हो अथवा मरण हो या मृत्यु हो, ठीक है ना, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है, वीर को ही वीरता कहते हैं। बहुत अच्छा। अब आगे चलते हैं। देखिए मैंने इसके लिए बताया था खंड काव्य के लिए, आप क्या है चरित्र चित्रण आप याद कर लीजिएगा। देखो पूछा ही नहीं भाई, जिसका जो अपने हिसाब देख लीजिएगा, अपने अपने ज़िले का। जैसे मान लीजिए मैं तो भाई जो जवाहर देख ले रहा हूँ, एक बार क्या दिया इसमें, ये देखो विशेषता दिया है, ठीक है ना। और अगर पूजम देखो भाई विशेषता दिया है, चैत्र चित्रण दिया है, ठीक है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने क्या बताया, चैत्र चित्रण आप याद करो, 100% आएगा और पूछेगा भी, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। ये देखिए भाई, जीवन परिचय के लिए जो हमेशा परेशान रहते हो, देखो मैंने क्या बताया था, शुरुआत 3 पार्ट याद कर लो, 100% फंसेगा, कोई इसको नहीं रोक सकता। देखो बिल्कुल हलवा है, जान लीजिए। बिहारी लाल, तुलसीदास, माखन लाल, जयप्रकाश, जयशंकर, डॉक्टर उपाध्याय, है ना। ये मतलब बहुत सरल है भाई। अब देखो मैंने क्या भी कहा था, एक श्लोक मैंने कहा था, आप याद कर लिए, कर लिया, 2 नंबर का आएगा, और देखो 7 नंबर पर आया हुआ है, एक श्लोक 7 नंबर पर क्या आया हुआ है। और आगे देखो भाई, पत्र किस पर दिए हैं कि विद्यालय में विज्ञान की प्रयोगशाला में आपके पास माल नहीं है, ठीक है ना, या प्रयोगशाला है भी, उसमें कुछ समस्याएं गई हैं, तो आप प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र आप दीजिए, ठीक है ना। विद्यालय में इस बार अथवा नहीं दिया है भाई, पत्र में अथवा नहीं दिया है, ठीक है ना। तो विद्यालय में क्या करना है आपको, समस्या है विज्ञान प्रयोगशाला में, ठीक है, आपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है, ठीक है ना। चलो अब आगे देखो, संस्कृत प्रश्न उत्तर क्या दिए भाई, देखो ये 5 है, 2 उत्तर देना है। धनानाम उत्तम किम अस्ति, है ना, जो धन होता है ना वो किस में उत्तम होता है, तो श्रुतम सर्वेषु उत्तम धनम अस्ति, श्रुतम, ठीक है ना, श्रुतम सर्वेषु उत्तम धनम अस्ति। उसके बाद क्या है, रोगा केन वर्धते, रोगा चिंता वर्धते हैं, चिंता रहेगा तो आपको रोग बढ़ता जाएगा। कारावाधिकारी नामक की मासित, कारावास अधिकारी क्या नाम था, गंडा सिंह नाम था ना, बहुत अच्छा। का संस्कृति सदा गतिशील वर्तते, कौन सी संस्कृति सदैव गतिशील रहती है, तो भारतीय संस्कृति, है ना। वीरा केन पूजते, वीरा वीरेण पूजते। उसके बाद क्या दिए भाई, देखो कितना सरल दिया है, बिल्कुल आसान इस पेपर है, कोई इसमें कहने की बात ही नहीं है। उसके बाद निबंध भाई, देखो कितना 5 निबंध दिया है, किस पर है, पर्यावरण पर है, बहुत अच्छा। मेले का वर्णन हो गया, ठीक है, आपकी प्रिय पुस्तक हो गया, मेरी मातृभूमि विज्ञान। तो कितना सरल इसमें निबंध दिया है, जो पढ़ कर जाएगा वो आराम से कर लेगा, जो सोचेगा मैं सोच के मैं प्रदूषण भ्रष्टाचार भी याद कर जाऊंगा, उसको नहीं फंसा, आप देख सकते हो इसको, ठीक है ना।
इस प्रकार से आप ये बताओ कि हिंदी का पेपर आपका कैसे गया। पहली बात आप ये बताओ आपका जो है हिंदी पेपर आप कैसे गया, और उसके बाद जो हिंदी पेपर कैसे गया उसके बाद हमको ये भी बताना है कि जो आप जो है बहुविकल्पी जो किए हो हिंदी में कितना आपका सही है, ये आप कमेंट में आप हमको बताना। उसके बाद जो हो गया, अब आप अगले एग्ज़ाम की आप तैयारी करिए, अगले पेपर की आप तैयारी करिए, ठीक है ना। अगर आपको मैप देखना है कि एसएसटी में कैसे मैप भरा गया है तो हम उसको अपने वीडियो में बताएं, लास्ट में आप जा कर के उसे देख लेना, ठीक है नहीं। फिर विद्यार्थी आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।